एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एल्डर मो को, जो कि तेजी से उसी मॉन्क के टेंपल में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां पर लगे बैरियर से टकराकर वो वहीं रुक जाते हैं। वहां पर मौजूद लोग उन्हें बता रहे थे कि ये बैरियर अब तभी खुलेगा जब वो ओल्ड मैन मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें उनका डिसाइबल मिल गया है और अब वो उन्हें वो सीक्रेट मेथड सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ली हान को दिखाया जाता है, जो उसी सीक्रेट मेथड की बुक को पढ़ते हुए उसे प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी बॉडी से डिवाइन ऑरा रिलीज हो रहा था। वो ओल्ड मैन एक एक करके ली हान को प्रोसेस बता रहा था और ली हान उसे काफी ध्यान से सुनते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। जिया उस सीक्रेट बुक को देखते हुए बताती है कि इसका जो पहला चैप्टर है वो असल में एक सीक्रेट मेथड है इमॉर्टैलिटी का। ली हान की कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई थी, तो वो जैसे ही खड़ा होकर जिया से कहता है कि मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा। जिया अपनी पावर की हेल्प से उसका लाइफ टाइम चेक कर दिया, जो कि बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ था। वो कहती है कि काफी अजीब बात है, इस मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद भी अभी भी तुम्हारी लाइफ टाइम उतनी ही है। क्या तुमने सही से प्रैक्टिस किया? कहीं कोई मंत्र आगे पीछे तो नहीं कर दिए ना? क्योंकि अब अगर मैं अच्छे से कैलकुलेट करूँ तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। ली हान इस बारे में उस ओल्ड मॉन्क से पूछता है कि आखिर ये क्या है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि शायद ये ईश्वर की इच्छा है। अब ये सुनकर तो जिया जोर जोर से हंसने लगती है कि लगता है गॉड चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में मरो। लगता है इतने सालों से तलवार चला चला के तुम्हारी नसें इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई हैं कि अब उन पर इन मंत्र का भी यूज नहीं हो सकता। अब जिया की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर तो ली हान को भी हंसी आ जाती है। ली हान एक गहरी सांस भरते हुए कहता है कि बस मेरे मरने का इंतजार करो और उसके बाद तुम एक नया स्वॉर्डमैन ढूंढ लेना जो मुझसे अच्छा हो। जिया अभी भी हंस रही थी और वो अपनी हंसी रोकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि वो तो मैं ढूंढूंगी, और इस बार मैं एक ऐसा बच्चा ढूंढूंगी जो मेरी सारी बातें सुनता हो और तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो। अचानक से उस मॉन्क को हमारी जिया नजर आने लगती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम गॉडेस हो? जिया ये देखकर हैरान थी। वो कहती है कि क्या आपको मैं दिखाई दे रही हूँ? इसका मतलब ये है कि अब आपकी मौत आने वाली है, क्योंकि मरने से पहले ही अक्सर लोग मुझे देख पाते हैं। वो उस ओल्ड मॉन्क के पास जाकर कहती है कि क्या आपने मुझसे पहले भी मुझ जैसे किसी को देखा है? ओल्ड मैन मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, पर जो वो पर्सन आए थे, वो स्वॉर्ड मैन, उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था कि कोई हमेशा उनको गाइड करता है। जिया उस ओल्ड मैन से पूछती है कि आखिर जिस गार्डियन की वो बात कर रहे थे वो कहाँ है? क्या इस बारे में आपको कोई आइडिया है, या फिर कहीं वो बैटलफील्ड में मारे गए? वो ओल्ड मॉन्क बताते हैं कि उस महान तलवारबाज ने उस दिन के बाद से कभी उस गार्डियन की बात दोबारा नहीं की। यहाँ तक कि मरने से पहले भी उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। उनके मरने के बाद तो उनकी बॉडी हवा में विलीन हो गई थी। मैंने मान लिया कि शायद वो स्वर्ग जाने वाले हैं और वहां जाकर अपने आफ्टर लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये सुनकर जिया काफी हैरान होते हुए कहती है कि स्वर्ग गए होंगे और लाइट की रोशनी में एंजॉय कर रहे होंगे। क्या ये बात उन्होंने आपको बताई? वो ओल्ड मॉन्क बताते हैं कि नहीं, ये उनकी खुद की सोच है, क्योंकि हर जो सोल मरती है उसकी आखिरी जगह वही है जहाँ से वो आई है। तो वो स्वॉर्ड मास्टर भी वहीं चले गए होंगे शायद, या फिर वो जगह हो जिसके बारे में उस स्क्रिप्चर में मेंशन है, रियाल्म ऑफ ब्लिश। मैं पिछले 10,000 सालों से इसी बारे में सोच रहा हूँ, और अब जब 10,000 साल गुजर गए तो मैं भी उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं भी अपने ओरिजिन में लौटूंगा। वो जिया को देखते हुए कहते हैं कि गॉडेस, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाने आई हो? क्या मेरे मरने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? ये सुनकर जिया मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तो यहाँ हूँ। यहाँ पर ली हान उसे डांटते हुए कहता है कि एक मरने वाले इंसान से इस तरीके का मजाक करना अच्छा नहीं है। पर जिया कहती है कि तुम भी तो मरने वाले हो, आखिर तुम्हें किसने हक दिया मुझे रोकने का? ये बोलने के बाद जिया उस ओल्ड मैन के सर पे हाथ रखती है, जिससे वो ओल्ड मॉन्क अपने ही इनर वर्ल्ड में चला जाता है। वो अपने इनर वर्ल्ड से वापस आने के बाद काफी बुरी तरीके से डरा हुआ था। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे इस तरीके से डरता देखकर ली हान कहता है कि आपने जो भी देखा वो आपका इनर वर्ल्ड है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने जैसा भी देखा होगा वो काफी खूबसूरत था। वो ओल्ड मॉन्क ली हान को बताते हैं कि उन्होंने अपने इनर सी में एक पैराडाइज देखा, यानी कि उनका अंतर्मन इतना ज्यादा साफ है जहाँ कोई छल कपट नहीं है। ये एहसास होते ही कि अब उनका वक्त आ गया है, वो खामोश हो जाते हैं।
उन्हें एक बार फिर से ऐसे शांत देखने के बाद जिया हंसते हुए कहती है कि ये ओल्ड मॉन्क हमें फिर से डराने की कोशिश कर रहे हैं। ली हान, इन्हें बताओ कि अब ये चाल दोबारा नहीं चलने वाली। ली हान कहता है कि गौर से देखो, क्या तुम्हें ये मजाक करते हुए लग रहे हैं? तभी अचानक से उस ओल्ड मॉन्क की बॉडी से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई थी। इससे जिया को पता लग जाता है कि वो ओल्ड मॉन्क सच में अब नहीं रहे। धीरे धीरे उनकी बॉडी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है और वो एक तेज एनर्जी के साथ आसमान में जाने लगते हैं। ये रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि बाहर मौजूद सभी लोगों को दिखाई देती है और वो समझ गए थे कि अब ओल्ड मॉन्क जिंदा नहीं है। उनके मरते ही वहाँ पे लगा बैरियर हट चुका था और अब सभी लोग उस टेम्पल के अंदर एंटर होते हुए ली हान को डराने लगते हैं कि तुमने जो भी मंत्र सीखा है वो हमें बता दो। ली हान वापस से अपना मास्क पहनते हुए कह रहा था कि मैं मरने से पहले तुम लोगों को तो निपटा ही सकता हूँ। ये बोलकर वो उस बंदे को स्वॉर्ड से काट डालता है जो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ली हान की बॉडी से एक पर्पल कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो एनर्जी एक फ्लावर में कन्वर्ट हो गई थी और जैसे ही वो पर्सन मरता है उसकी लाइफ एसेंस उस फ्लावर पेटल में ऑब्जर्व हो जाती है। जिया ये देखकर हैरान थी कि आखिर अचानक से ली हान की लाइफ बढ़ कैसे गई, क्योंकि पहले तो वो 1 दिन बढ़ी थी, फिर अचानक से वो 2 दिन और फिर अचानक से 3 दिन हो जाती है। ये देखकर जिया को सारा माजरा समझ आ गया था। ये लाइफ एसेंस एब्जॉर्व करने के बाद ली हान की बॉडी से पर्पल फ्लेम रिलीज होने लगता है। जिया ये चेक करने के लिए कि क्या जो वो सोच रही है वो सच है, वो उस डेड बॉडी के पास जाकर चेक करती है तो पता लगता है कि वो जवान इंसान अचानक से बूढ़ा हो गया है और वो ली हान को बताती है कि ये मैजिक तब काम करता है जब आप किसी और को मारकर उसके लाइफ को चुरा लेते हैं। अब तो वो ये भी समझ गई थी कि आखिर वो ओल्ड मॉन्क हजारों सालों तक जिंदा कैसे रहा, क्योंकि उसके आसपास मौजूद लोग मर चुके थे और उसके आसपास मौजूद पेड़ पौधे पत्तियां सब बेजान थे। इसका मतलब ये था कि वो ओल्ड मॉन्क और कुछ नहीं बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। और उस तलवारबाज याओ मू ने भी ओल्ड मॉन्क को इसीलिए उस जैसे बंदे को ढूंढने को कहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक तलवारबाज नहीं होगा तो वो दूसरों को मारे बिना इस मेथड को यूज नहीं कर सकता। सभी लोग तेजी से ली हान पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। ली हान बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए उन सभी को मारकर उनके लाइफ एसेंस को एब्जॉर्व करता है। ये करने में तो अब उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो कहता है कि जितने ज्यादा लोग आ सकते हो आओ, मुझे तुम लोगों की लाइफ चाहिए। वो गाजर मूली की तरह सबको काटते जा रहा था और जिया इस चीज को एंजॉय कर रही थी। वो ताली बजाते हुए कहती है कि क्या बात है, तुम्हारी लाइफ तो सच में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये तो सच में काफी ज्यादा मजेदार है कि तुम जितने लोगों को मारोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी लाइफ इंक्रीज होगी। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे हाथ खजाने की चाबी लग गई है। ये सीक्रेट मेथड तो तुम्हारे लिए सच में काफी परफेक्ट है। ली हान अब तक इतना ज्यादा क्रूअल बन गया था कि वो लोगों की गर्दन तोड़कर उनके पेट को फाड़कर उन्हें मारने लगता है। वहाँ पर मौजूद 2 लोग अपने सेट का सीक्रेट मेथड यूज कर रहे थे, जो कि थे सन मून कोर और सोल एब्जॉर्बिंग फैन। ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन फिर भी ली हान अब तक इतना ज्यादा डेविलिश हो चुका था। वहीं उसके पास उसकी ब्लड स्वॉर्ड भी मौजूद थी, जो कि एक खून की प्यासी स्वॉर्ड है, और वो अपना रेड डेमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए उन लोगों को मार डालता है। उसके इस अटैक से हिट होकर तो एक बंदे की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, पर जो इस अटैक से भी जिंदा रह गया था, ली हान उसकी छाती पर पांव चढ़ाते हुए कहता है कि तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। वो बंदा तो ली हान से अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर ली हान काफी बुरी तरीके से उसकी बॉडी से उसका कोर निकाल लेता है, जिससे धीरे धीरे वो बंदा बूढ़ा होकर मर चुका था। वहाँ और भी काफी सारे लोग थे जो ये नजारा अपनी आंखों के सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं वहाँ पर मौजूद वो एल्डर उन सभी को भड़का रहा था कि तुम किससे डर रहे हो, हम लोग काफी ज्यादा हैं, हम जाकर उसे मार सकते हैं। उस एल्डर की तरफ से ये हिम्मत मिलते ही वो सभी एक साथ ली हान की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं ली हान अपने खूनी खेल को अभी भी अंजाम दिए जा रहा था। उसकी स्वॉर्ड बिना रुके वहाँ पर मौजूद लोगों का नामो निशान मिटाती जा रही थी, और ये सब कुछ हो रहा था उसी ओल्ड मॉन्क की मूर्ति के आगे। ली हान की आवाज बदल जाती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो काफी ज्यादा डेमोनिक लग रहा था। उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि लोग उससे डरकर दूर भाग रहे थे, पर वो उन्हें छोड़ नहीं रहा था। जिया ली हान को बिना रुके इस तरीके से लोगों को मारता देखकर गौर से ऑब्जर्व कर रही थी।
वहीं वो एल्डर जो अब तक सबको भड़का रहा था, वो भी ये देखकर हैरान था कि ली हान धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल हो रहा है। उसकी बॉडी का ऑरा, उसकी पावर धीरे धीरे ज्यादा इंक्रीज हो रही है। वो ओल्ड मैन यही समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो सीक्रेट टेक्निक इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि उसने इसे इतना पावरफुल बना दिया, या फिर बात कुछ और है। ली हान का खूनी खेल अभी तक बंद नहीं हुआ था, वहीं उसका लाइफ कोर पूरी तरीके से भर चुका था। जिया ये सब देखकर ली हान को रुकने को कहती है, क्योंकि उसने काफी जिंदगी हासिल कर ली है। वो ली हान को वार्न भी कर रही थी कि हद से ज्यादा यूज मत करो इसका, कि तुम्हें ये डैमेज करने लगे। पर ली हान इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। जिया ये देखकर हैरान थी कि ली हान को कोई कंट्रोल कर रहा है। ये सब ली हान खुद से नहीं कर रहा। और वो कहती है कि जैसा सोचा था, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। ली हान ने एक साथ इतने लोगों को मार लिया और इतना लाइफ कोर जमा कर लिया, जिसकी वजह से अब ये पावर उस पर हावी हो चुकी है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अब उसका खुद से रुकना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ली हान के हाथों मरते हुए लोगों को देखकर एक बंदा अपनी जान बचाकर भाग रहा था, जहां वो भागते भागते उसी ओल्ड मॉन्क की बॉडी के पास पहुंच जाता है, जो अब स्टैचू में कन्वर्ट हो गई है। पर ली हान इस चीज का ख्याल नहीं करता, बल्कि उस इंसान को मारते हुए उसके खून के छींटे उस स्टैचू पर भी गिरा देता है। हमें उस स्टैचू को गौर से दिखाया जाता है, पता नहीं इसका अभी सीन से क्या कनेक्शन है। ली हान भी उस स्टैचू को गौर से देख रहा था, पर अभी वो कोई इमोशन फील नहीं करता, बल्कि खुद को शांत करते हुए ये कहकर निकल जाता है कि आज के लिए इतना बहुत है। वो और किसी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे ही लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो वहाँ से एस्केप कर जाता है। पर वो लोग भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। वहीं हमें अभी भी गौर से उस मॉन्क के स्टैचू को दिखाया जाता है, जिसके प्लेस से थोड़ी ही दूर पे एक खिला हुआ फूल मौजूद था। इसका मतलब जिया सही थी कि वो ओल्ड मॉन्क इन्हीं फ्लावर्स का यूज करके अपनी जिंदगी को बढ़ा रहा था। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें ली हान को दिखाया जाता है, जो बच के वहाँ से निकल रहा था। तभी जिया उसके पास आकर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो काफी कैजुअली जवाब देता है कि टाउन की तरफ, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस खाने हैं, बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर तो जिया को झटका लगता है। क्या तुम उस लड़की को ढूंढने नहीं जा रहे? मुझे तो लगा कि तुम उसे ढूंढोगे। ली हान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, बल्कि तेजी से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसके पीछे अभी भी वो सभी लोग पड़े हुए थे। 3 दिन गुजर जाते हैं और अब हमें एक मॉडल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डांसर लड़की काफी अच्छा डांस कर रही थी और सभी नॉर्मल और मॉडल पीपल उसके डांस को एंजॉय कर रहे थे। उस खूबसूरत सी लड़की का डांस खत्म होते ही वहाँ पर एल्डर मो की एंट्री हो जाती है, जो अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए उस लड़की के ड्रेस को फाड़ देते हैं। ड्रेस फटने की वजह से वो लड़की जमीन पर गिर गई थी और वहाँ पर एक इमॉर्टल को देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। किसी भी इमॉर्टल का मॉडल्स की लाइफ में दखल अंदाजी करना गलत माना जाता है, इसलिए वो सभी ये देखकर हैरान थे कि एक इमॉर्टल यहाँ पर क्या कर रहा है। पर यहाँ एल्डर मो काफी गलत तरीके से कहते हैं कि मुझे दोष मत दो, मैं यहाँ 3 दिनों से किंग ऑफ हेल को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। और अब मैं इतना ज्यादा गुस्सा हूँ और फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि अब मुझे अपना गुस्सा उतारना है, और इसके लिए मॉडल पैलेस से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। ये बात सुनकर तो वो लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर एल्डर मो उसकी ड्रेस को पकड़कर काफी बुरी तरीके से हंस रहे थे। आसपास के लोग उस लड़की की हेल्प करने की बजाय उसे ही नसीहत देने लगते हैं कि ये मॉडल काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो तुम उनकी बात मान लो, वरना सभी मॉडल्स की जान खतरे में आ जाएगी। ये बात सुनकर तो वो लड़की और भी बुरी तरीके से डर गई थी, इसलिए वो अपने ड्रेस को फाड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है और ये बेशरम इंसान उसकी फटी हुई ड्रेस को स्मेल करके हंसने लगता है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग गई थी, पर वो एक शिकारी कुत्ते की तरह उसका पीछा करने लगता है, जहाँ वो उस पर अटैक करने ही वाला था कि उससे पहले ही एक मास्क गर्ल अपीयर होकर उसे पत्थर से हिट कर देती है। पत्थर से हिट होने की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और इसी ब्लास्ट का सहारा लेते हुए वो दोनों लड़कियां छुप जाती हैं। वो मास्क गर्ल तो हंसते हुए एल्डर मो से कह रही थी कि अगर चेस करना है तो मुझे करके दिखाओ। ये बोलकर वो अपने पावर का छोटा सा नमूना भी शो कर चुकी थी। वो एल्डर उस लड़की को ना ढूंढ पाने की वजह से गुस्से से तमतमाने लगता है और फिर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए वो वहाँ मौजूद लोगों के घर को तबाह कर रहा था, जिससे काफी सारे मॉडल्स की जान चली जाती है। ये करने के बाद वो वहाँ से निकल गया था। उसके जाने के बाद हमें पत्थर के पीछे छुपी उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है। उस मास्क गर्ल का नाम था मैंगफो, जिसे अपनी जान बचाता देखकर वो लड़की कहती है कि क्या आप यहाँ पर मेरी जान बचाने आई हैं? वो तो काफी डिमोनिक हंसी हंसते हुए कह रही थी कि नहीं, मैं तो यहाँ असल में तुम्हें रीइंकार्नेट करने आई हूँ। ये बोलकर वो अपने पास से खंजर निकालती है और इसके बाद क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता।
प्रोबेबली मैंगफो ने उस लड़की को मार दिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें वो उस लड़की के साथ एक जगह जाती हुई दिखती है जो काफी सुनसान इलाका था और वहाँ दूर दूर तक इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। वो एक लेक साइड पहुंचकर पत्थर पे लिखे जगह का नाम पढ़ा रही थी। वो जगह इतनी मिस्टीरियस थी और उसका नाम था शिकावा फेरीलैंड। वहाँ पहुंचकर मैंगफो उस लड़की से कहती है कि हम यहाँ आ गए, तुम बोट में जाकर मेरा इंतजार करो। इससे पहले कि वो लड़की बोट में जा पाती, तभी बोट से आवाज आती है कि तुम दोनों ने मुझे सच में काफी इंतजार कराया। ये आवाज हमारे ली हान की थी, जिसे सुनने के बाद मैंगफो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है अटैक करने के लिए, पर ली हान काफी इजिली उसके बबल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे पहले कि मैंगफो अपने हैंड से उसके मास्क को हटा पाती, वो उसके हाथ को मरोड़कर उसे बोट से नीचे फेंक चुका था, ऐसा हमें लगता है। पर जब क्लोजअप सीन दिखाया जाता है तो पता लगता है कि ली हान ने उस लड़की को बचा लिया है और वो लड़की ली हान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि आपके स्किल्स तो काफी इम्प्रूव हो गए हैं बॉस। ली हान उसे बोट में ऊपर खींचते हुए साथ सफर करने लगता है, जहाँ रास्ते में आगे बढ़ने के बाद वो कह रहा था कि मैंने सुना साउथ सिटी में काफी लोग मारे जा चुके हैं एक खतरनाक इमॉर्टल पर्सन के हमले से, और मैं समझ गया था कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि तुम्हारा है। ये सुनकर तो मैंगफो काफी प्राउड फील कर रही थी। वहीं ली हान उसके पास मौजूद लड़की को नोटिस करने लगता है, जो वही ब्यूटीफुल सी डांसर थी। मैंगफो ली हान को बताती है कि काफी सारे लोगों का अपनी किस्मत पर कंट्रोल नहीं है, मैं तो बस उन्हें रीइंकार्नेट करके अपनी किस्मत को बदलने का मौका देती हूँ। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं। ली हान उस लड़की को बड़े गौर से नोटिस कर रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं मैंगफो झूठ तो नहीं बोल रही। पर वो डांसर गर्ल ली हान को बताती है कि पहले मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बुरी थी, कोई भी आता था और मुझे बुली करता था, पर यहाँ आने के बाद मैं काफी सिंपल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, जहाँ थोड़ी सी सेवा करने के बदले मुझे कुछ भी करने की आजादी है। मैंगफो तो उस डांसर लड़की की बात कंप्लीट होने पर ली हान को अपने हाथ से दिल बनाकर दिखाते हुए कहती है कि मैंने अच्छा काम किया ना बॉस, क्योंकि अब ये लोग दूसरों के लिए डेड है लेकिन अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। ली हान भी उसके साथ चेयर्स करते हुए कह रहा था कि हाँ ये काम सच में अच्छा है। और अब मैंगफो थोड़ी सी नाराज होते हुए कहती है कि पिछली बार आप काफी जल्दी चले गए थे, पर इस बार मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली, मैंने आपके लिए कुछ प्रिपरेशन की है। ये बोलकर वो वाइन के 2 बड़े बड़े जार निकाल कर दिखाती है। वो चाहती थी कि ली हान उसके साथ ये वाइन जार्स खाली करे। पहले तो ली हान उन जार्स को देखकर डर जाता है और फिर कहता है कि क्या इनके साथ कुछ खाने को नहीं है। ये सुनकर तो मैंगफो उसके सामने कढ़ाई भर के फ्राइड राइस रख देती है। उसे भूख तो पहले से ही लगी थी, अब इतना सारा खाना देखकर तो वो अकेले इस खाने पर टूट पड़ता है। मैंगफो को पता लग गया था कि ली हान की लाइफ बढ़ गई है। वो उससे कहती है कि कितनी बड़ी है इस बार। ली हान खाना खाते हुए उसे बताता है कि तुमने उस फेरीलैंड के इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा। ये सुनकर मैंगफो समझ जाती है कि ली हान उसे मॉडल मॉन्क से मिलकर आया है, तो अब उसकी लाइफ कितनी भी बढ़ सकती है। ये सुनकर वो वाइन पीते पीते कंफ्यूज होते हुए कह रही थी कि पता नहीं अब ये सुनकर मैं तुम्हें अनलकी समझूं या दुनिया का सबसे लकी पर्सन समझूं। पर ये सुनकर वो अपने बॉस के लिए काफी ज्यादा खुश थी, पर वो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि सही से कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं कर पाती। ली हान को ही उसके सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ता है, पर उसने उस पूरी कढ़ाई को चाट के साफ कर दिया था। यहाँ मैंगफो ली हान से कहती है कि क्या अभी भी आप उस वू चैंग को ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। ली हान कहता है कि बिल्कुल, लेकिन प्लान में थोड़ी सी तब्दीली हो गई है। ये सुनकर तो मैंगफो भी सीरियस हो गई थी। वो पूछ रही थी कि क्या आपको कोई क्लू मिला है। ली हान भी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि हाँ, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद अब फाइनली वो क्लू मिल ही गया। अचानक से उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि दोनों को ही पता लग गया था कि आसपास खतरा मौजूद है। इसलिए वो दोनों ही अपने अपने मास्क को वेयर करके बाहर निकल जाते हैं फाइट करने के लिए। ये अजनबी खतरा और कोई नहीं बल्कि एल्डर मो थे, जो कि अपने स्पेयर से उन पर अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि वो अटैक इन लोगों को हिट हो पाता, ली हान अपने स्वॉर्ड से 3-4 स्लैशेस मारकर उन स्वॉर्ड को रिवर्स कर देता है। ली हान एल्डर मो को देखकर कह रहा था कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, हम सबकी डेस्टिनेशन एक ही जगह की है। एल्डर मो को ली हान की कोई भी बात समझ नहीं आती, उल्टा वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को एक ही स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके अटैक क्रिएट कर रहे थे। पर उनके ये प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही ली हान हिट करके उन्हें जमीन पर गिरा देता है। वैसे यहाँ जमीन नहीं थी, पानी था, तो पानी में काफी बड़े बड़े बवंडर क्रिएट होने शुरू हो गए थे और वो एल्डर धीरे धीरे उन बवंडर्स में ट्रैप हो रहा था। अब मैंगफो अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर मो को अनकॉन्शियस कर देती है और वो तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे थे। उनके पानी में गिरने के बाद यहाँ ली हान और मैंगफो अपने सफर को कंटिन्यू कर रहे थे।
यह श्योर करने के बाद कि अब कोई भी उनके पीछे नहीं लगा, वो चुपचाप आगे का सफर तय करते हैं। हमें यून हाई पवेलियन में डिल्यूजन पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मास्टर अपने 2 डिसाइपल्स के साथ मिलकर लैंग हुआन को काफी बुरा भला बोल रही थी। उस मास्टर के स्टूडेंट्स लैंग हुआन से कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ की पीक मास्टर हो? पर उसकी मास्टर उस स्टूडेंट को चुप कराते हुए कहती है कि भूलो मत, वो अभी भी तुम्हारी सीनियर है और सीनियर से इस तरीके की बकवास नहीं करते। वैसे भी डिल्यूजन पीक के प्रीवियस मास्टर तुम्हारे मास्टर थे, तो उनके बारे में इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होने की जरूरत नहीं है। और फिर वो लैंग हुआन से कहती है कि उनके मरने के बाद तुमने काफी सालों तक खुद को अलग रखा। हालांकि तुम अभी तक ऑफिशियली यहाँ की पीक मास्टर नहीं बनी हो, लेकिन अभी मास्टर ने तुम्हें पीक मास्टर लैंग कहकर पुकारा है, तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें डिसाइपल्स को रिक्रूट करना होगा, जबकि तुम इतने सालों से अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए आ रही हो। अगर तुमने अभी हमारी बातों को नजरअंदाज किया और किसी डिसाइबल को हायर नहीं किया, तो हमें न चाहते हुए भी तुम्हें सेक्ट से बाहर निकालना होगा। हम इतने सालों से तुम्हें स्टूडेंट्स हायर करने को कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कानों में हमारी बातें जाती कहाँ हैं? एक साथ हजारों मास्टर तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं, हम किस किस का मुंह बंद कराएंगे? इतने सालों में एक भी डिसाइबल्स तुम्हारे साइड में नहीं है। ये सुनकर तभी पीछे से ली हान की आवाज आती है, जो कहता है कि कौन कहता है कि इनके पास डिसाइबल नहीं है। ये सुनते ही वो तीनों काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं लैंग हुआन का भी यही हाल था। वो भी चेक करने लगती है कि आखिर ये कौन है। यहाँ इन तीनों को पता लग जाता है कि ली हान उनका प्रीवियस मास्टर बनने वाला था, पर अभी तक बना नहीं। ये लड़का ली हान के बारे में भी बकवास शुरू करता, उससे पहले ही ली हान अपनी पावर रिलीज करके उसे दीवार से टकरा देता है, जिससे उस बंदे के साथ साथ वहाँ पर दीवार की भी हालत खराब हो चुकी थी। ली हान का ये रूड बिहेवियर देखकर दूसरा वाला स्टूडेंट भी कुछ बोल ही पाता, उससे पहले ही ली हान अपने स्वॉर्ड से उसका काम तमाम कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा तेज था कि किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं ली हान अब सेक्ट मास्टर की स्वॉर्ड को उस टीचर के कंधे पर रखते हुए कह रहा था कि तुम्हें ये स्वॉर्ड याद है ना? जिस पर डरते हुए वो टीचर कहती है कि हाँ। ली हान काफी गुस्से में कहता है कि ठीक है, जाकर उस बंदे को बता देना जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है कि मेरे और इस डिल्यूजन पीक मास्टर के बीच के मैटर के बारे में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। वो काफी ज्यादा गुस्से में था और उसका गुस्सा देखकर वो लड़की तेजी से वहाँ से निकल जाती है। वो लड़की ली हान से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि जाते जाते वहाँ से अपने साथियों की लाश भी ले जाती है। दूर से लैंग हुआन ली हान को अपने लिए फाइट करता देख रही थी। ली हान को अपने लिए स्टैंड लेता देखकर उसका दिल पिघल जाता है और अब वो अपने पीक का दरवाजा ओपन करते हुए ली हान से कहती है कि यहाँ पर काफी सारे कमरे हैं, आकर अपने लिए एक पसंद का कमरा चूज कर लो। ये बोलने के बाद वो अपने रूट कैरेक्टर को जारी रखते हुए वहाँ से चली जाती है। ली हान तो उसकी बात पर स्माइल करते हुए कह रहा था कि चलो फाइनली आज रात को बाहर नहीं सोना पड़ेगा, मेरे पास एक पर्सनल कमरा होने वाला है। ली हान को इतना खुश होता देखकर जिया वहाँ पर आते हुए कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम काफी ज्यादा एरोगेंट लग रहे थे, पता है, बिल्कुल एक असली पवेलियन मास्टर की तरह। ली हान जिया का ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर कहता है कि सच में मैं एक पवेलियन मास्टर लग रहा था। वो तो कहती है कि अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, अब बस ये सोचो कि हमारा फर्स्ट मिशन कंप्लीट होने वाला है। एंडलेस गॉर्डियन की तरफ से उन्हें एक और मिशन मिला था कि उन्हें लिंग यून हाई पवेलियन को अपने अंडर करना है, शायद जिसकी शुरुआत अब ली हान ने कर दी है। ली हान के पीक के अंदर एंटर करने के बाद हमें सेक्ट के इनर गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर मो की बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी अनकॉन्शियसली, और जैसे ही वो होश में आते हैं वो खुद को सेक्ट के बाहर ऐसे गिरा पड़ा देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तो याद भी नहीं था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म।